अपनी गोदी सिंह पालती, अपनी गोदी सिंह पालती, दूध दही का देकर खाना। नमस्कार, IBN 7 की इलेक्शन यात्रा में कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ मैं नीरज गुप्ता आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे पीछे जो संगीत बज रहा है उसे सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम हरियाणा में हैं। जी हां, बिल्कुल सही। बीजेपी, कांग्रेस, ओम प्रकाश चौटाला और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के चौतरफा मुकाबले को बेहद पेचीदा और दिलचस्प बना दिया है। इस पेचीदगी की गुत्थियां सुलझाने, लोगों का मिजाज समझने, आइए चलिए हमारे साथ हरियाणा की इलेक्शन यात्रा पर। हम इस वक्त रोहतक में हैं। रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शहर है, जो पिछले 10 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के टिकट पर रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बेटे के प्रचार के लिए भूपेंद्र हुड्डा इस वक्त रोड शो पर हैं। जाहिर तौर पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ यहां पर है, लेकिन इलाके के अलग गली कूचों कोनों में वहां लोग क्या कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में और चुनाव के बारे में, ये जानने के लिए हम आगे चलते हैं। रोहतक शहर में इस समय पूरे कांग्रेस के विरोध में माहौल चल रहा है कि लोगों को लग रहा है कि, और मुख्यमंत्री को लग रहा है कि लोग वोट मुझे देंगे, परंतु इस बार दिखावा मुख्यमंत्री को जरूर लोग चेहरे दिखाएंगे कि वोट हम डाल रहे हैं। अंडर करंट और लोग इस समय नाराज हैं। आप देख ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के राज में हुआ है, जो बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ आप सब देखते आ रहे हैं। पर आज के दिन हमारी जो आवाज है आम जनता की, भ्रष्टाचार तो बीजेपी की भी कई राज्यों में सरकार है। येदियुरप्पा बीजेपी के नेता। यू आर राइट जो कह रहे हैं, पर आज के दिन जो हवा है वो मोदी जी की हवा और मोदी जी के साथ है। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में मोदी की गूंज पहली नजर में हैरानी की बात लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद चाय पर हुई एक चर्चा में माहौल पूरी तरह बदल गया। सारे 1952 से लेकर अब तक के मैं MP आपको गिना दूं, हमने तो कोई MP ऐसा देखा नहीं। दीपेंद्र के काम के लिए हमें उसको वोट डालना पड़ रहा है। अच्छा। उसके काम इतनी है कि हम वो गिना नहीं सकते। लेकिन हमें कुछ लोग मिले यहीं पे जो कह रहे हैं कि मोदी की लहर है और कांग्रेस से परेशान है लोग। देश में मोदी की लहर हो, लेकिन हमारी रोहतक में तो दीपेंद्र हुड्डा की लहर है। भ्रष्टाचार के तो हम बिल्कुल ठेठ विरोधी हैं, महंगाई के विरोधी हैं, और जहाँ तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल इज नो वे है। अच्छा। ये जो इसका मुद्दा था मेन, महंगाई और भ्रष्टाचार, वो इसने मुद्दा छोड़ दिया। हम ना ही हुड्डा को दे रहे, हुड्डा को वोट दे रहे, और ना ही हम कांग्रेस को दे रहे। हम सिर्फ दीपेंद्र को वोट देंगे। अच्छा। दीपेंद्र ने काम किया है, दीपेंद्र का जानते हैं हम बस। रोहतक शहर में हमें अलग अलग किस्म के लोग मिले। कुछ कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे, कुछ बीजेपी के थे, मोदी लहर की बात कर रहे थे। लेकिन हमें लगा कि हरियाणा की अगर असली खुशबू लेनी है तो हमें किसी देहाती ग्रामीण इलाके में जाना चाहिए। चौधरी साहब राम राम। हम दिल्ली से आए हैं, IBN 7 की एक इलेक्शन यात्रा कर रहे हैं हम। चुनाव में क्या हो रहा है ये पूछने के लिए। यहाँ क्या चल रहा है आपके गांव में? और तो सब भ्रष्ट है, सब कुछ भ्रष्ट है। एक केजरीवाल ही ऐसा आदमी आया है जो देश को जरूरत थी जिस आदमी की, और सच्चा आदमी है, लेकिन देशभक्त आदमी। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को तो सरकार चलानी नहीं आती, दिल्ली में मौका मिला छोड़ दी। नहीं, खूब चलानी आती है, वो फुल बहुमत से नहीं आई, और कांग्रेस ने वो सरकार नहीं चलाने दी। इसमें कांग्रेस का कोई वो नहीं है। क्यों? जनाधार ही नहीं है। क्यों कि इन्होंने जमींदारों के साथ ऐसा काम कर रखा है जिसकी कोई एक्वायर जमीन करी है, एक साल बाद ये पता चला कि तेरी जमीन एक्वायर है, उसके अंदर मिट्टी डलनी शुरू हुई। हमारी जो है रोड के अंदर जमीन गई, अब पता ही नहीं, किसान को पता नहीं, सरकार पता ही नहीं। अच्छा, और सरकार ने एक्वायर कर ली, ना कोई नोटिस ना कोई कुछ भी नहीं दिया। हमारी जमीन एक्वायर करी, एक का दिन वार्ड होया, एक का दिन एक्वायर करी, हमारे को दिए 38 लाख है, आराध्य गांव को दिए 57 लाख। अच्छा। वो हमारे को ये दिए कि ये चौटाला के आदमी है। हुड्डा का इलाका है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये तो गढ़ है। लोगों को ये धोखा दिया था कि भाई यहाँ जो है पर यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, विकास होगा। ये कम से कम भी 250 फुट में का रोड बना दिए, क्या काम आएंगे ये हमारे?
पैसा आज तक नहीं मिल लिया किसान को। हरियाणा कृषि प्रधान सूबा है और यहाँ किसानों से बात करके हमें लग रहा है कि जो एक जमीन एक्वायर, जमीन अधिग्रहण का जो मुद्दा है उससे किसान खासे परेशान है। उनकी शिकायत है कि विकास के नाम पर सरकार ने उनकी जमीन अधिग्रहित की और किसानों को सही मुआवजा नहीं दिया और आगे के लिए उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी जमीन उन्हें अपने हाथ से खोनी पड़ी। ये एक दिलचस्प पहलू है। इसी तरह के और भी दिलचस्प पहलू हमें अपनी इस इलेक्शन यात्रा के दौरान मिलेंगे। हम अपनी इस इलेक्शन यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं। रोहतक से करीब 90 किलोमीटर के सफर के बाद हमारी यात्रा हिसार शहर में पहुंची है। फिरोज शाह तुगलक ने करीब 650 साल पहले इस शहर की खोज की थी। लेकिन मैं फिलहाल चुनावी इतिहास की बात करूंगा। हरियाणा की सियासत के दो दिग्गज देवीलाल की चौथी पीढ़ी और पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की दूसरी पीढ़ी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। इसके अलावा ये शहर अरविंद केजरीवाल का शहर है। यहाँ उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की है, इसलिए आम आदमी पार्टी की दस्तक भी बदस्तूर सुनती है। बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। 10 दिन चुनाव में बाकी हैं, क्या चुनावी माहौल है, किसको वोट देने वाले हैं आप लोग? भाई साहब, जो हिसार लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें, यहाँ पर पिछली दफा काफी सालों से एक ही परिवार इलेक्शन जीतता आ रहा है। तो हिसार की कौन सा परिवार? भजन लाल परिवार से। अच्छा। तो हिसार की जनता उनको आजमा चुकी है कई सालों से। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोग ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से कुछ दूरी बनाएंगे या कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव में? नहीं, 100% फर्क पड़ता है इस बार। जब तक वो बिल्कुल सारी चीजों को जुटलाते हुए और सारी चीजों को नकारते हुए क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक ये दुविधा या संशय तो मन में रहेगा। चाहे हम पक्के तौर पे ये बात कह पाएं या ना कह पाएं, लेकिन एक संशय की स्थिति हमेशा रहेगी कि क्या ऐसा हुआ था। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का ये शहर है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी जो शुरुआत की थी एक तरीके से इस शहर से की थी। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में है, तो आम आदमी पार्टी अपनी दस्तक देगी चुनावी दरवाजे पर? बिल्कुल 100% दस्तक देगी। यहाँ के जो लोग हैं वो इस बार आप पार्टी को ही वोट देंगे। भ्रष्टाचार सभी दुखी हैं, यहाँ पे जो जातिवाद चल रहा है उससे दुखी है, वंशवाद चल रहा है उससे दुखी है। क्योंकि जहाँ तक अगर हम हिसार के अंदर आप पार्टी के जन्मस्थली गए इसको अगर हम लोग, तो मैं नहीं समझता जन्मस्थली होने के करके उसको वो वाले बेनिफिट्स मिलेंगे जो जन्मस्थली के बेनिफिट्स होते हैं। उम्मीदवार के साथ में पार्टी का गठन, उसका संविधान, वो सब चीजें नकारा नहीं की जाती। यहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला की बात हुई है, हरियाणा जनतांत्रिक कांग्रेस की बात हुई है, आम आदमी पार्टी की बात हुई है, कांग्रेस पार्टी छूट गई है। कांग्रेस पार्टी के साथ हरियाणा में 10 साल का यूपीए सरकार का कार्यकाल, 10 साल का हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल। आपको लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर का नुकसान झेलना पड़ेगा या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ मैनेज कर पाएंगे हरियाणा के अंदर? कांग्रेस ने अपनी सीटिंग सेट कर ली है, सारे कांग्रेस बीजेपी की तरफ भाग गए हैं। वो ये लोग सत्ता में ही रहना चाहते हैं, किसी तरीके से आ जाए, कहां से आ जाए। मजाक में ये भी कह रहे हैं कि वोट बीजेपी को दो, सांसद कांग्रेस का चुनाव। क्या है कि अभी यही स्थिति आ रही है कि आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे, सांसद सारे होंगे। शुक्रिया। तो यहाँ हिसार में काफी मिले जुले विचार हैं लोगों के। ये शहरी वोटर से हमने बात की है। मैं आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलूंगा हिसार लोकसभा चुनाव क्षेत्र के, जो कई महीनों तक देश और विदेश के मीडिया में सुर्खी बना रहा। हरियाणा में जाट और गैर जाट के बीच का फर्क वोट बैंक की राजनीति का बड़ा हथियार है। इसी हथियार ने 4 साल पहले मिर्चपुर गांव में एक ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया कि पूरा देश दहल गया। मिर्चपुर गांव में घुसते ही सड़क की टूटी फूटी जर्जर हालत ने यह बयान कर दिया कि यह गांव सरकार के या किसी विकास के एजेंडे पर ही नहीं है। इक्कीस अप्रैल 2010 को मिर्चपुर गांव के इस वाल्मीकियों के इस मोहल्ले में जाट समुदाय के लोगों ने हमला किया। एक बुजुर्ग, उनकी अपाहिज बेटी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस कदर दहशत हुई कि उसके बाद 150 परिवार वे गांव छोड़कर जा चुके हैं। आज तक गांव में वापस नहीं लौटे, उन्हें डर लगता है। अब
चुनावों के अंदर ये लोग अपना क्या मुस्तकबिल भविष्य देखते हैं, अगली सरकार के भीतर बात करते हैं। 10 साल के कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं किया, डिसीजन लेने होते तो माननीय राहुल गांधी जी भी ले सकते थे। राहुल गांधी भी यहाँ पर उस हादसे के बाद यहाँ राहुल गांधी खुद आए थे और उन्होंने सूबे की हुड्डा सरकार को लताड़ लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव के हालात देखकर कुछ बदला हुआ नजर आता नहीं है। अब चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है किसी पार्टी से कोई उम्मीद आप लोगों को है, कोई मदद करेगा आप लोगों की? ना, हमारी कोई नहीं करता मदद। हमें तो बीचों बीच था। 4 साल बहुत ही हमारे लिए इस पर गिर रखे, ध्यान रखे, हमारा कोई नहीं। हरियाणा के अंदर हमारा कोई अधिकार नहीं है। खास बात यह है कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो वाल्मीकि समाज है, दलित समाज, उसका करीब 20% वोट है और जाट समुदाय का भी करीब इतना ही है। लेकिन दलित समुदाय कभी भी एक संगठित वोट बैंक के तौर पर किसी पार्टी को आकर्षित नहीं कर पाया। ताऊ, चुनाव आने वाले हैं, आपको लगता है किसी पार्टी से किसी पार्टी से आपको कोई उम्मीद है, कोई पार्टी आप लोगों की मदद करेगी? हमने तो किसी की उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद करने वाला पृथ्वी में मरना का तो गरीब का कोई हुआ है, हमें बहुत तंग हो रही। तो देश भर में भले ही चुनावों की धूम मची हुई हो, लेकिन इस गांव में लोगों को किसी सियासी पार्टी से, ना चुनावों से कोई खास उम्मीद नजर नहीं आती। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं आपको हरियाणा के उस अहीरवाल इलाके में लेकर चलूंगा जहां चौतरफा चुनाव बेहद पेचीदा शक्ल अख्तियार कर। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में बिखरे चुनावी रंगों को समेटते हुए हम फिलहाल आ पहुंचे हैं मिलेनियम सिटी गुड़गांव। पिछले 20-25 सालों में दिल्ली से सटे हरियाणा के इस इलाके में जबरदस्त औद्योगिक विकास हुआ। शायद इसीलिए यहां पर शहरी और देहाती आबादी का जबरदस्त घालमेल है। कुछ ऐसा ही घालमेल इन चुनावों में यहां की राजनीति में है। समझने के लिए चलते हैं, आइए कुछ लोगों से बात करने। हम इस वक्त गुड़गांव के पॉश डीएलएफ इलाके के एक पार्क में हैं। सुबह की सैर में आजकल काम की चिंता से ज्यादा चुनाव की चर्चा टहल रही है। बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। यहाँ पे जो गुड़गांव है ये मिलेनियम सिटी कहा जाता है जी, लेकिन अगर आप देखिए इससे ज्यादा गंदा सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि गुड़गांव के लोग जो भी दें, पार्टियां सब बराबर हैं, अच्छे कैंडिडेट को वोट दें। आपको क्या लगता है किस पार्टी का जोर चल रहा है? बीजेपी बड़े दावे कर रही है, मोदी की लहर। बीजेपी काफी दावे कर रही है, बट आई एम फॉर आप, वी वांट ए चेंज। ओके, क्योंकि दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देम, द कंट्री नीड्स ए चेंज। जैसे अंकल जी ने बोला कि अच्छे कैंडिडेट को और अच्छी पार्टी को वोट देना चाहिए, तो हमारे हिसाब से तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? नहीं, मैं तो बीजेपी को ही दूंगा बिल्कुल। अच्छा, भी कांग्रेस को इतने 60-65 साल से देखते आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अभी अब की बार बीजेपी में और नरेंद्र मोदी का अच्छा वो है कि लग रहा है कि उसने गुजरात में भी कुछ विकास के कार्य किए अच्छे से, तो इसलिए नरेंद्र मोदी को हम देखना चाहते हैं। तो गुड़गांव के इस पॉश इलाके में, डीएलएफ इलाके में हमने लोगों से बात की। यहाँ ज्यादातर वोटर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफदारी भी की है। लेकिन अभी शहरी इलाके से हम आपको गुड़गांव की इसी मिलेनियम सिटी के एक देहात इलाके में लेकर चलेंगे और वहां आपको दिखाएंगे कि जैसे ही शहरों से हम निकलते हैं तो देहात में जाकर दुनिया कितनी बदल जाती है। सड़क अच्छी चाहिए और बिजली और पानी चाहिए। हम तो वाले वोट देंगे। हमने टंकी रखवाई मोल के पैसे देकर, जब हमने टंकी रखवाई पानी भी ना मिला, पानी भी है ना, बिजली भी पानी नहीं है तो गुजारा कैसे होता है? तो खारी पानी तो खारी लड़काना है, टैंक बनवा रखे, मच्छर उधेड़ के खा जाओ। जस बिजली ना आवे, मोल की बिल कछुआ छाप अगरबत्ती ला कौन सा गुजारा करा? कछुआ छाप से रात कटती है। और ये खारी पानी का नलका देखिए, लग रहा खारी पानी। दिखाइए कहाँ पे? टैंकर गिरा 500 रुपए में। ये तो खारी पानी का नलका। अच्छा,
ये तो यही पानी पीना पड़ता है आप लोगों को। जैसे पानी की मजबूरी हो जाए। ये तो एकदम खारा पानी है, यही पानी पीते हैं बच्चे भी। कपड़े धोने में नहा लेना, सिर चिकट जाए, बुरा हाल करा ना पानी इस्तेमाल। पीने के लिए फिर कैसे आता है पानी? फिर जैसे 2-4 दिन बंद हो जावे, पानी ना मिले किसी मजबूरी की वजह से, जब या इस्तेमाल करा या पी के फिर बालक बीमार हो जावा। वोट डालेंगे इस बार तो महिलाओं के वोट को लेके सब पार्टियां बहुत चिंतित हैं। महिलाएं वोट डालेंगी जिसे वो जीतेगा। हाँ तो हमारे लिए कोई जीत जहाँ पर वोट हम वाले देंगे जो बिजली पानी लगवाए, पानी हमारे मोहल्ला में हमारी तरफ इंतजाम करवाएगा, हम तो वाले वोट देंगे। और अन्य हम अपनी पर्ची फाड़ कर चूल्हे में जला देंगे, पर ना देंगे कहीं नहीं। 1857 की क्रांति के वक्त इस गांव के 52 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। नूह मेवात का ये इलाका सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश भर के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। हाँ, इस गांव के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मीडिया वाले दिन है जी, नमस्कार। हम दिल्ली से आए हैं। हाँ जी। जानना चाहते हैं कि चुनाव का माहौल है, आप लोग किस पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या आप लोगों की मांग है? भाई हम तो पार्टियों के साथ देते बिहार गए, और जो हमारी जो है दिल की इच्छा है वो जो है उसको भी हमने सामने रख दिया लोगों के। पीएम कोई बड़ा अच्छा आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो मोदी छोड़ के कोई भी हो जी। अच्छा। मोदी के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। आप क्या कहेंगे? क्या आपको इस गांव में समस्या क्या है? इस गांव की लोगों की शिकायतें बहुत हैं, लेकिन एक कुछ बुनियादी समस्याएं होंगी, बहुत पिछड़ा इलाका गिना जाता है ये। सर, इस गांव में पानी की बहुत बड़ी मेन समस्या है। मैंने बताया पहले भी 15 साल से पीने का पानी नहीं है, और जो हमारी खेती है उसके लिए भी पानी नहीं है। वोट किसको डालेंगे? वोट तो हम किसी को नहीं डालेंगे, जी तो नहीं कर रहा है, बाकी टाइम बताएगा। तो यहाँ के लोग इतने निराश हैं, कुछ लोग इतने निराश हैं, उनका कहना है कि वो किसी भी पार्टी को वोट डालना नहीं चाहते हैं। खैर, और आगे का सूरत हाल जानने के लिए हम चलते हैं आगे अपनी इस यात्रा के साथ। हरियाणा में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा और दर्जनों लोगों से बात करने, चुनावों का मिजाज परखने, लोगों की नब्ज टटोलने के बाद आज इलेक्शन यात्रा हमारी समाप्ति की ओर है। कल IBN 7 पर हम आपको देश के एक और इलाके की सैर करवाएंगे और वहां का चुनावी माहौल नापेंगे, टटोलेंगे। लेकिन विदा लेने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, संजीदा गुजारिश है, और वो गुजारिश है ये। वोट करो भाई वोट करो के, वोट करो भाई वोट करो के, नारे खूब लगावांगे, छोटे बड़े कसम उठा लो, वोट डाल करे आवांगे।